यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप आपको याद रखना है दैट आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, राइट, डाइल्यूशन के। मतलब जो सोल्यूट जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा उसकी सबसे ज्यादा आई वैल्यू होगी। तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एक ही शॉर्ट में द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज फ्रॉम केमिस्ट्री, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो आइए एक ही वीडियो में यानी कि वन शॉर्ट वीडियो में खत्म करते हैं द चैप्टर सॉल्यूशन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखो बच्चों, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होता है। तो बात करें अगर इस सॉल्यूशन की, तो यू विल से दैट सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, राइट। यहां पर मैंने लिखा है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अब यहाँ होमोजीनियस का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट जो हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एज होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ml ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व करो और उसको अच्छे से स्टर करो, तो वो सोल्यूट यानी कि शुगर उस सॉल्वेंट यानी कि पानी के अंदर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब यहाँ बात करें इस कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट से आप समझ सकते हो, लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने ऐड करा वाटर यानी कि H2O एंड मैंने इसके अंदर ऐड करा बच्चों सॉल्ट यानी कि नमक, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है मेरा, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं दैट इज वाटर एंड सॉल्ट। सिमिलरली अगर मैं इसी कंटेनर के अंदर बाद में शुगर ऐड कर दूं, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर अब 3 कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट का मीनिंग। अब सिमिलरली आप जान सकते हो कि हमें अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बोलोगे आप ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एज बाइनरी सॉल्यूशन। सिमिलरली आप बोलोगे ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, राइट। एंड ऐसा चलता रहता है। लेकिन क्लास 12 के अकॉर्डिंग यानी कि क्लास 12 के अनुसार हमें सिर्फ पढ़ना है अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इन द सेंस ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे वो होता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी कि इफ अ सॉल्यूशन कंटेन 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट, देन इट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। अब इस सॉल्यूशन को हमने डिवाइड कर रखा है इनटू 3 कैटेगरीज, राइट। हमारे पास बेसिकली 3 सॉल्यूशन होंगे। पहला होगा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड वाला टाइप होगा हमारा गैस सॉल्यूशन। अगर बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, तो आप नाम से ही समझ जाना, सॉलिड सॉल्यूशन इन द सेंस जहां पर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, राइट। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन जब मैं बोलूंगा तो हमारा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। एंड ऐसे ही गैस सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा एंड हमेशा गैस होगा, राइट। तो चलो देखो, एग्जामिनर ये डेफिनेशंस तो नहीं पूछेगा लेकिन इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स पूछेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन की। तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए आप बोलोगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा एंड हमेशा सॉलिड होगा, राइट। अब एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा वो देखिए। एग्जामिनर कहेगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज सॉलिड, या फिर लिक्विड या फिर गैस। तो देखो मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन, देखो यहाँ हमेशा सॉल्वेंट सॉलिड होगा, यहाँ पे भी सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड। लेकिन मैं बोलूँ हमें ऐसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना है, ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना है जहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो हो वो सॉलिड हो। तो इसके लिए आप लिख सकते हो अलॉयज, राइट। अब बात करें अलॉयज की, तो यू विल से सर अलॉयज जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रास। ब्रास हमारा बच्चों एक अलॉय होता है जो कि मिक्सचर होता है 2 मेटल्स का, दैट इज कॉपर एंड जिंक, राइट। तो अलॉयज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सिमिलरली आप कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड भी लिख सकते हो, राइट। कमिंग टू द सॉलिड सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो लिक्विड हो, तो लिक्विड के लिए आप लिख सकते हो एज हाइड्रेटेड सॉल्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल। सिमिलरली आप लिख सकते हो अमलगम ऑफ मरकरी एंड Na, राइट। अब ये अमलगम क्या होता है? अमलगम बच्चों याद रखना हमेशा 2 मेटल का मिक्सचर होता है जिसमें एक मेटल कंपल्सरीली
हमारा होना चाहिए मरकरी यानी कि Hg। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है सोडियम का अमलगम, राइट। अगर आप इसके साथ जिंक मिला दोगे तो वो बन जाएगा जिंक का अमलगम। अगर मरकरी के साथ आप पोटेशियम मिला दोगे तो वो बन जाएगा पोटेशियम का अमलगम। अब यहीं से एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, राइट, वो डेंटल फिलिंग में कौन सा वाला अमलगम यूज करते हैं, तो वो आपको बताना है कमेंट करके, राइट। सिमिलरली अगर लास्ट की तरफ बढ़े तो आप कह सकते हो बच्चों कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सॉल्यूट जो गैस हो एंड जो सॉल्वेंट हो वो ऑब्वियसली सॉलिड हो, तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम यानी कि पीडी। जब आगे चल के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ोगे जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एंड हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है जो कि कौन प्रोवाइड करता है, पैलेडियम, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के। बढ़ते हैं आगे, आगे देखेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। नाम से ही समझ जाना सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा इन लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज सॉलिड, या फिर लिक्विड या फिर गैस। तो आपको याद रखना है, तो बहुत ईजी है पहला वाला तो, कि अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो आप लिख सकते हो शुगर जो कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है। सिमिलरली सॉल्ट जो कि अगेन सॉलिड है, अगर आप इसको डिसॉल्व कर दो वाटर में यानी कि लिक्विड में तो ये बन जाएंगे एग्जाम्पल फॉर सॉलिड इन लिक्विड, राइट। सिमिलरली अगर बात करें लिक्विड इन लिक्विड की तो यू विल से एल्कोहल जो कि अगेन लिक्विड होता है, अगर उसको मिला दो पानी में तो बच जाएगा लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। बात करें गैस इन लिक्विड की तो यू विल से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट, जिनको एरेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। अब आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे और हम ना थर्ड टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस सॉल्यूशन, राइट। तो आप बोलोगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, राइट, लेकिन सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब वो आपसे पूछेगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ गैस सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो आपको एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद रखना है। तो देखो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं, एंड इट इज डिजॉल्व इन N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली अगर लिक्विड इन गैस की बात करें तो यू विल से वाटर वेपर्स, अगेन लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और किस में डिजॉल्व कर दिया हमने, एयर में, एयर यानी कि गैस, राइट। अगर गैस इन गैस की बात करें तो आप एक बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, तो सिंपली आप लिख सकते हो मिक्सचर ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन एंड N2 इन एयर। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर गैस इन गैस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। लेकिन इसको कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, राइट। अब देखो आपने समझ लिया सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो वो बना देता है सॉल्यूशन, राइट। अब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। सीधा सा the amount of solute that is present in a solution at a particular temperature and pressure is called as concentration। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मुझे बताओ उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना परसेंट या कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज जिनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास 7 फॉर्मूलाज हैं, राइट। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों मास परसेंटेज का, जिसको हम डिनोट करते हैं W/W से। यहाँ W का मतलब होता है मास, राइट। सिमिलरली अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो यू विल से मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सिमिलरली वी हैव सेकंड फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको डिनोट करते हैं V/V से। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन थर्ड फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम, जिसको डिनोट करेंगे W/V से। W मीन्स मास एंड V मीनिंग वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला की बात करें तो फोर्थ फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल M से, याद रखना।
मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, राइट। और चाहो तो इन फॉर्मूला को और एक्सपेंड भी कर सकते हो, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह लिख सकते हो W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एग्जामिनर पूछता है कि भाई मोलैरिटी की यूनिट क्या है, तो आपको इस मोलैरिटी की यूनिट अच्छे से याद रखनी है। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, यहाँ से बनाई है मैंने। मोल्स ऑफ सोल्यूट की यूनिट होती है मोल, एंड ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, राइट। तो ये रही मोलैरिटी की यूनिट जो बहुत बार पूछी जाती है। और साथ ही साथ में याद रखना, ये जो मोलैरिटी होता है हमारा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दिस कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत बारी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, तो याद रखना है मोलैरिटी। सिमिलरली पांचवें कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल m से, एंड मोलैलिटी को निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी kg में, राइट। जैसे मैंने मोलैलिटी को एक्सपेंड करके लिखा था, ऐसी मोलैलिटी को भी एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, दैट इज W2/M2 इनटू 1000 अपॉन W1, राइट। जहाँ पे W2 का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000, एंड W1 का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली W2 ऊपर भी है मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे है मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये चीज़ें याद रखना। सिक्स फॉर्मूला की बात करें तो बच्चों सिक्स फॉर्मूला इज मोल फ्रैक्शन। ये रहा मोल फ्रैक्शन का सिंबल। मोल फ्रैक्शन का सिंबल इसको हम बोलते हैं एज काई, CHI काई, मोल फ्रैक्शन। और अब हमेशा याद रखना, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये दो कंपोनेंट्स का निकाला जाता है। लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर है, एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने ऐड करा है वाटर H2O, एंड साथ ही साथ में बाहर से ऐड कर दिया है लेट अस से शुगर, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि लेट अस से मैंने 10 ग्राम शुगर ली थी और लेट अस से 100 ग्राम वाटर लिया था। तो जो कम अमाउंट में होता है बच्चों वो हमेशा हमारा सोल्यूट होता है, एंड जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमेशा हमारा सॉल्वेंट होता है, याद रखना। और साथ ही साथ में ये भी याद रखना कि जो हमारा सोल्यूट होता है इसको पूरे क्लास 12th में आपको डिनोट करना है या तो B से या फिर 2 से। सिमिलरली सॉल्वेंट को आपको डिनोट करना है या तो A से, अल्फ़ाबेट A से, या फिर 1 से, राइट। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस से मैंने आपसे कहा मेरे पास है ये W, मेरे पास है ये W, और आपको पता है W का मतलब होता है मास। अब किसका मास अभी नहीं बता सकते, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 या B लिख दिया तो आप बोलोगे ये बन गया मास ऑफ सोल्यूट, राइट। तो ये 2 का मतलब होता है हमेशा सोल्यूट, या फिर B लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने लिखा कैपिटल M यानी कि मोलर मास, और मैंने यहाँ पे पूछा ये किसका मोलर मास है, सोल्यूट का कि सॉल्वेंट का, तो नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही मैंने 1 या A लिखा तो आप बता सकते हो दैट दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नाउ, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है बच्चों मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट। अब हमारे पास दो कॉम्पोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज सोल्यूट। याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट किसी भी, चाहे सोल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ कॉम्पोनेंट A का मतलब होता है हमारा सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, जहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और किसके मोल्स हैं, ये A का मतलब क्या है सॉल्वेंट, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली Nb का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके, तो ये बताया है B, ये आपको बताएगा B मीनिंग सोल्यूट, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हो काई बी बोले तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन के कौन से कंपोनेंट का निकाल रहे हो, अब निकाल रहे हैं हम काई बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट ए का यानी कि सॉल्वेंट का, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको हेल्प करेगा इन फाइंडिंग द एनी वन कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको काई ए पता है तो काई बी यूजिंग दिस रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन के दोनों फॉर्मूलाज, राइट।
अब सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है यहाँ बच्चों, ये जो मोल फ्रैक्शन है हमारा, ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो यूनिटलेस होता है, मीनिंग इसकी कोई यूनिट नहीं होती, राइट। एंड ये मोलालिटी, ये मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रखना, जहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगा वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, एंड जहाँ पे भी मास टर्म इन्वॉल्व होगा वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, राइट। चलो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम। ये पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम एक मात्र ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो हम यूज़ करते हैं फॉर अ सॉल्यूशन जिसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो फॉर अ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट, जिसमें बहुत ही कम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वहाँ हम ये यूज़ करेंगे द फॉर्मूला दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, राइट। तो ये हो गए हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। चलो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि पहला पार्ट कह रहा है 1 ppm, 1 ppm इन द सेंस कि आउट ऑफ द 10 लाख 1 पार्ट। अगर 10 लाख हिस्से करें किसी के तो सिर्फ उसमें से एक पार्ट निकाल लो। यहाँ पे मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। सो 1 पार्ट आउट ऑफ 10 लाख ऑफ फ्लोराइड आयन इन H2O वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है टूथ डिके को, यानी कि दांतों को सड़ने से बचाता है। लेकिन देखो जैसे इसका कंसंट्रेशन 1.5 ppm हुआ, यानी कि 1.5 पार्ट आउट ऑफ द 10 लाख पार्ट्स ऑफ फ्लोराइड आयन्स इन वाटर, वो क्या कर देंगे, मॉटलिंग ऑफ टीथ कर देंगे, यानी कि दांतों को सड़ा देंगे, राइट। सिमिलरली ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा। तो ये रिलेशनशिप याद रखना, रीजन असर्शन में पूछ सकता है, रीजन असर्शन की फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और ये पूछ सकता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट मोलालिटी, यानी कि स्मॉल m निकलवा रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट मोलालिटी, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो कम अमाउंट वाला हमारा सोल्यूट होगा, ज़्यादा अमाउंट वाला हमारा सॉल्वेंट होगा। तो मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, यानी कि W2 गिवन है, W2 इज इक्वल टू 2.5 ग्राम, राइट। सिमिलरली हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W1 दैट इज 75 ग्राम। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, तो यहाँ से मैं मोलर मास भी निकाल सकता हूँ, किसका, सोल्यूट का। अगर इस CH3COH का मोलर मास निकालोगे तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और यहाँ पे हैं कितने, यहाँ पे हैं 3, तो लिख देंगे 3 प्लस अगेन 12, प्लस ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32 प्लस 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो इनको ऐड करो, 12 3 15 10 25 27 28 और ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 60। तो मोलिकुलर मास हमें पता चल गया किसका, सोल्यूट का, दैट इज 60, राइट। अब चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। तो आप लिखोगे वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल्स टू W2, एक्सपेंडेड वाला लिख रहे हैं, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, राइट। मोलालिटी निकालते हैं, मोलालिटी इज इक्वल्स टू W2 इज गिवन एज, M2 कितना दे रखा है मोलर मास 60 इंटू 1000 अपॉन W1, W1 इज गिवन एज 75, राइट। ये पॉइंट हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, राइट। अब देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 एंड ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, तो 75 आ गया। अब यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब यहाँ ये कट सकता है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया बच्चों आपका 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज मोलालिटी, राइट। कुछ बचा तो नहीं, देख लेते हैं। तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9। चलो डिवाइड करते हैं। जब 5 की डिवाइड करोगे 9 से तो यू विल गेट योर आंसर, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 5 ज़ा 45, राइट। कितने बचे, 5 बचे, इस पॉइंट से फिर से 0 बढ़ा लिया, यहाँ 0 कॉपी करा, 9 5 ज़ा 45, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.55। और यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट क्या थी अभी बताया था मोलालिटी की, दैट इज मोल पर केजी, पीछे नहीं बताया था मैंने, यहाँ याद रखना। मोलालिटी की यूनिट होती है बच्चों मोल पर केजी,
या फिर सिंपली क्या लिख सकते हो, मोलाल, यानी कि स्मॉल m मीनिंग मोलाल। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों इससे रिलेटेड। ये देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी, यानी कि कैपिटल M निकलवा रहा है, ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलारिटी। मोलारिटी यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि W2 इज गिवन एज 5 ग्राम इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 450 ml, राइट। और हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, जब कैलकुलेट करोगे मास ऑफ सॉल्यूट तो ये आएगा 40, राइट। चलो कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, अगेन एक्सपेंडेड वाला, दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, राइट। चलो मोलारिटी निकालते हैं। W2 इज गिवन एज 5, M2 यानी कि मोलर मास इज गिवन एज 40 इंटू 1000 और वॉल्यूम दे रखा है हमें 450 यानी कि 450, राइट। चलो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, राइट। ये भी कर सकता है, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो देखो क्या बचा, 5 डिवाइडेड बाय 18, 2 9 जा 18। चलो डिवाइड करते हैं। 18 की टेबल में 5 नहीं आता, जीरो लगाया, पॉइंट बढ़ाया, 18 2 से कितने हो गए 36, कितने बचे 14, फिर से पॉइंट से जीरो बढ़ाया और ये जीरो यहाँ कॉपी कर लिया। जब देखोगे, चलो 6 टाइम्स करके देखते हैं इसको, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 12, यस लगभग कितना आएगा 0.26, 0.26 विल बी योर आंसर। एंड यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, या फिर सिंपली लिख सकते हो मोलार। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है बच्चों हमको थर्ड क्वेश्चन। कह रहे क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। याद रखना बच्चों, जब कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो पूरे सॉल्यूशन का मास अज्यूम कर लेना 100 ग्राम, राइट। तो सबसे पहली लाइन में सॉल्व करते वक्त यही लिखूंगा, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। जब मैंने पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम अज्यूम कर लिया तो उन्होंने बता रखा था कि 20% जो है इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो आप लिखोगे देन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम। जब हमें मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया और मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, तो मैं मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सोल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है हमारे पास, अगर कभी भी याद रखना सॉल्वेंट मेंशन ना कर रखा हो तो हमेशा उसको वाटर अज्यूम करेंगे, राइट। तो वाटर का मास आ जाएगा 80 ग्राम, राइट। अब वो क्या कैलकुलेट करवा रहा था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ, यानी कि 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। तो याद रखना वो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है Chi2, यानी कि Chi2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब आपको पता है Chi2 का फॉर्मूला, Chi2 इन द सेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 से किसको डिनोट करते थे, अभी बताया था सोल्यूट को, राइट। तो Chi2 को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन N1 प्लस N2। N1 है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। चलो पहले N1 एंड N2 ही निकाल लेते हैं। N1 निकालेंगे तो N1 निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो W1 का मीनिंग अगेन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M1 का मीनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W1 है हमारा कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 80 अपॉन मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा बच्चों 4.4 मोल, राइट। सिमिलरली N2 निकालेंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सोल्यूट के, तो यू विल राइट द फॉर्मूला एज W2 अपॉन M2। W2 यानी कि गिवन मास कितना दे रखा है अगेन 20, और मोलर मास जब इथाइलिन ग्लाइकॉल का कैलकुलेट करोगे तो 62 आएगा, निकाल के देख लेना, राइट। चलो इसको डिवाइड करते हैं। देखो ये आ गया 10, ये आ गया 2 3 6 2 1 2। अब इस 10 को डिवाइड करो किससे, 31 से, नहीं जाएगा, जीरो लगाया 3 टाइम्स में गया यानी कि कितना आ गया 93। अब ये आ गया आपका 0.3, चलो इतना ही ले लेते हैं 0.3। अब जब हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के पता चल गए एंड नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के पता चल गए, तो हम इस मेन फॉर्मूला में
इसको पुट कर सकते हैं एंड वी विल गेट अवर आंसर। Chi2 इज इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं 4.44 प्लस 0.3। चलो इनको ऐड करते हैं। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 4.7 एंड 4, राइट, 4.74। ये देखो यहाँ ऐड कर लेते हैं 4.4 और ये आया 0.347। यस, अब पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ऊपर 0 बढ़ाया, अब बस इसको डिवाइड कर दो एंड हमें आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, 30 को डिवाइड करना है 474 से, नहीं जाने का 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या देखो अब जाता है, नहीं जाता, फिर से 0 लगाओ, फिर से 0 बढ़ाओ, अब लगभग ये 7 टाइम्स में जाएगा। 474 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 4 द 28 कैरी 2, 7 7 द 49 कैरी 5, 7 4 द 28, 28 में 5 जोड़ो 33, ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स में, राइट। तो ये हमको मिल गया आंसर। कितना आंसर आया 0.06 एंड अगली डिजिट लगभग 9 आएगी। एंड याद रखना मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए मैंने इसको यूनिटलेस छोड़ा है, राइट। तो इसने हमसे Chi2 ही निकलवाया था, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही निकलवाया था। लेकिन अगर इसने हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकलवाया होता तो मैं ये रिलेशनशिप यूज कर सकता था, Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल्स टू 1। सिंपली क्या करता, यहाँ Chi1 का वैल्यू रखता, देन मुझे Chi2 मिल जाता 1 माइनस 0.069। ज़रा बताओ कमेंट करके क्या आएगा आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो देखेंगे अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है हेनरीज लॉ, राइट। अब देखो हेनरी लॉ कहता क्या है। हेनरी लॉ कहता है बच्चों, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, राइट, यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं P से, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, तो मैं लिख दे रहा हूँ G, राइट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस यानी कि Chi इन द सॉल्यूशन। तो ये बन गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हेनरीज लॉ। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और एक कांस्टेंट लाना है विच इज़ नथिंग बट KH इंटू Chi। तो ये बन गया हमारा हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, जहाँ पे ये KH का मतलब होता है बच्चों, ये KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट। और याद रखना है हेनरीज कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस बट इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, राइट। तो ये देखो, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हेनरीज लॉ एंड इसका स्टेटमेंट याद रखना है। PG यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज इक्वल्स टू KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट एंड Chi ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो देखो यहाँ लिख भी देता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, या फिर इसको सोल्यूबिलिटी भी बोल सकते हो, याद रखना कुछ भी आ सकता है, सोल्यूबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ ये Chi का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस या फिर सोल्यूबिलिटी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड पहले देखते हैं एप्लीकेशंस, राइट। अब ये जो हमने हेनरीज लॉ पढ़ा बच्चों, ये किस किस चीज़ में हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहला ये हमें हेल्प करता है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट। जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में अंडर हाई प्रेशर सील करी जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड वो गैस यूजिंग हेनरीज लॉ ही फिल करी जाती है, राइट। सिमिलरली इसका सेकेंड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, दैट इट इज़ यूज इन स्कूबा डाइविंग। बहुत समय पहले स्कूबा डाइवर्स एक बीमारी के कारण उनकी बहुत ही पेनफुल डेथ हो जाती थी एंड जिसको हम बेंड्स बोलते थे, एंड ये बेंड्स हो जाती थी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बिकॉज ऑफ द हेनरीज लॉ, राइट। तो इस स्कूबा डाइवर्स को कौन सी बीमारी होती थी जिसकी वजह से उनकी पेनफुल डेथ हो जाती थी, उसका नाम याद रखना, राइट। तो बेंड्स। सिमिलरली जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, उनको भी पहले एक बीमारी हो जाती थी जिसको बोलते थे अनॉक्सिया, राइट, जिसमें थिंकिंग एबिलिटीज आर लॉस्ट। और क्यों हो जाती है लॉस्ट? ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 एप्लीकेशंस याद रखना, राइट। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। एग्जामिनर पूछता है कि व्हाई डू फिशेस प्रीफर टू लिव इन कोल्ड वाटर, जो मछलियाँ हैं वो ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करती हैं? तो आप बोलोगे जो सॉल्युबिलिटी है, यानी कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ठंडे पानी में अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस, बेसिकली मेनली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मोर, तो इसीलिए मछलियाँ क्या करती हैं, दे प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर। तो ये क्वेश्चन भी एक बार ही देख लेना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहे हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज दिस मच mm ऑफ Hg, यानी कि इसने हमें दे रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी कि इट इज गिवन एज KH, और KH कितना दे रखा है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mm Hg, राइट। कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, अभी मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस या सॉल्युबिलिटी एक ही बात है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm Hg, यानी कि ये प्रेशर गिवन है, राइट। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है 760 mm Hg, राइट। और हमको निकलवाया क्या उसने, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, यानी कि काई जी निकलवाया, काई जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉ देखा था, हेनरीज लॉ, क्या कहता है वो, वी नो दैट, आप लिखोगे दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू काई ऑफ जी, राइट। अब सारे वैल्यूज पुट करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना दे रखा है 760 इज इक्वल्स टू KH कितना दे रखा है, दैट इज 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mm ऑफ Hg एंड इंटू काई जी तो हमको निकालना है, दिस काई जी वी हैव टू फाइंड, राइट। अगर काई जी निकालोगे तो काई जी को इधर लाओ, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा नीचे 760 ऊपर, तो आएगा 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। अब ये वाला पॉइंट हटा लो और दो जीरोज ऊपर बढ़ा लो। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, काई जी इज इक्वल्स टू 76 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 427 इंटू 10 की पावर 5। अब ये देखो 3 जीरो से यहाँ 3 काट देना, बचेंगे 2, याद रखना। अब 76 की डिवाइड करते हैं 427 से, राइट। 76 की डिवाइड करो 427 से, नहीं जाएगा, जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 1 टाइम्स में जाएगा, 427 कितना बचा 3, यहाँ पे बचा हमारा 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे 7 में से 4 गए 3 बचे, पॉइंट से फिर से जीरो बढ़ाया, और ये लगभग मेरे हिसाब से 7 बार में जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा बच्चों एज 0.17, और ये 10 की पावर 2 था ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, एंड क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगेन दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर, दैट इज 0.17 इंटू 10 की पावर -2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है बच्चों लिमिटेशंस बताओ हेनरीज लॉ की, राइट। तो ये 3 लिमिटेशंस आपको याद रखनी है अच्छे से। पहली लिमिटेशन है कि ये जो लॉ है, दिस लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। ये लॉ तभी काम करेगा बच्चों जब मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है वो इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट। दूसरा याद रखना, इट डज नॉट अप्लाई व्हेन द सॉल्यूशन एंड द गैस आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। जब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा जब हमारे पास जो सॉल्यूशन है एंड जो गैस है वो किस में इन्वॉल्व हो, केमिकल रिएक्शन में विद ईच अदर, राइट। तीसरा, इट वर्क्स ओनली एट लो प्रेशर, ये सिर्फ लो प्रेशर एंड लो कंसंट्रेशन पे ही वर्क करेगा। तो ये 3 लिमिटेशंस आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम बोलेंगे राउट्स लॉ। अब देखो राउट्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल इन द सेंस ऐसे लिक्विड्स जिनके वेपर्स बन सकते हैं खुद से, स्वयं वेपर्स बन जाए विदाउट गिविंग एनी हीट टू देम, ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि हर एक कंपोनेंट का, और बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ 2। ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो देखो इस राउट्स लॉ का स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं इस राउट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा P1, क्योंकि इनने बोला है इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो मैं पहले लिख रहा हूं P1 के लिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसका मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 यानी कि सॉल्वेंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है और एक कांस्टेंट लाना है विच इज नथिंग बट P1 नॉट इंटू Chi1। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर राउट्स लॉ, राइट। जहाँ पे याद रखना ये P1 है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड ये P1 नॉट है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 इन प्योर फॉर्म, एंड Chi1 है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1।
सिमिलरली हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 लिखें तो वी विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे विच इज नथिंग बट P2 नॉट इंटू chi2, राइट। दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन फॉर राउट्स लॉ, जहाँ पे P2 का मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एंड P2 नॉट का मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर फॉर्म एंड chi2 का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अगर कंफ्यूज हो ये P1 नॉट और P2 नॉट में तो यहाँ देखो, लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर मैंने दो वॉलेटाइल लिक्विड डाले, राइट, जैसे कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब ये जो सरफेस है बच्चों, इस सरफेस के ऊपर कंपोनेंट 1 भी प्रेजेंट होगा और 2 भी प्रेजेंट होगा, 1 भी प्रेजेंट होगा और 2 भी प्रेजेंट होगा, 1 के मॉलिक्यूल भी होंगे और 2 के मॉलिक्यूल भी होंगे। अब क्योंकि ये दोनों वॉलेटाइल नेचर के हैं तो इन दोनों के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। एंड ये जो वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिसको मैंने यहाँ डिनोट करा है P1 से एंड P2 से। मतलब कंपोनेंट नंबर 1 कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है एंड कंपोनेंट नंबर 2 कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है। जो कंपोनेंट नंबर 1 लगा रहा है उसको हमने बोल दिया P1 एंड जो कंपोनेंट 2 लगा रहा है उसको हम बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 यानी कि P2। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा सिनेरियो होता, मान लो अगर मैंने एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिया है, यानी कि कंपोनेंट 1 लिया है लेट अस से, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, कंपोनेंट 1 के, तो वेपर्स भी किसके बनते, कंपोनेंट 1 के, तो वेपर प्रेशर भी कौन लगाते हैं, सिर्फ कंपोनेंट 1। तो जब ये अकेला प्रेजेंट है तब मैं उसको बोलूंगा एज P1 नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर फॉर्म व्हेन इट इज अकेला। सिमिलरली फॉर P2 नॉट, राइट। तो ये याद रखना राउट्स लॉ इसका एक्सप्रेशन, राइट। अब देखो एक यहां से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो ये टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, जिसको आपको याद रखना है PT इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi2, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो। जहाँ पे PT का मतलब होता है टोटल वेपर प्रेशर, P1 नॉट अभी बताया था वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर फॉर्म, प्लस P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर फॉर्म, अगेन P1 नॉट इंटू chi2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो यहाँ पे याद रखना, चाहे तो 1 लिख दो या फिर A लिख दो, यहाँ 2 की जगह चाहे 2 लिख दो या B लिख दो। ये बात किसकी कर रहा है, सोल्यूट की, और ये किसकी कर रहा है, सॉल्वेंट की। तो याद रखना PT इज इक्वल टू P1 नॉट यानी कि P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल वेपर प्रेशर। अभी हम यूज करेंगे इसको, राइट। अब देखो यहाँ आ गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड दूसरा है फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। अब पहले इसका मतलब समझ लो। यहाँ ये कॉम्पोजिशन का मीनिंग होगा बच्चों अमाउंट, अमाउंट, राइट। सिमिलरली कॉम्पोजिशन का मतलब है अमाउंट। लेट अस से मेरे पास अगेन एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर मेरे पास दो वॉलेटाइल लिक्विड है, राइट। और उन वॉलेटाइल लिक्विड के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कंपोनेंट 1 के भी यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के प्रेजेंट है, और कंपोनेंट 2 के भी, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं तो क्या करेंगे, दोनों के दोनों वेपर्स बनेंगे, दोनों के वेपर्स बनेंगे। एंड ये एक समय पे कौन सी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, रीच कर जाएंगे एट अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे जितना अमाउंट का वेपर्स बन रहा है उतना ही कंडेंस होके वापस से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, राइट। अब देखो ये ऊपर वाला फेस, ये जो ऊपर वाला फेस है यहाँ पे ये वाला फेस जो है, यहाँ पे कंपोनेंट 1 के वेपर्स भी प्रेजेंट है और 2 के भी प्रेजेंट है। सिमिलरली ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कंपोनेंट 1 भी होगा और कंपोनेंट 2 भी होगा। तो ऊपर वाले को बोलेंगे वेपर फेस और नीचे वाले को बोलेंगे सॉल्यूशन फेस। तो पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉम्पोजिशन यानी कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस, यानी कि ये ऊपर वाली उसमें कंपोनेंट 1 कितना है और कंपोनेंट 2 कितना है, उसको निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं। दैट इज y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन PT और दूसरा क्या है y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन PT। अब ध्यान से सुनना, जहाँ पे यहाँ पर ये जो y1 है हमारा कॉम्पोजिशन यानी कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 यानी कि सॉल्वेंट इन वेपर फेस, राइट। P1 है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड PT है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, राइट। सिमिलरली y2 है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 इन वेपर फेस इज इक्वल टू P2 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एंड अगेन PT इज टोटल वेपर प्रेशर, राइट। तो ये अच्छे से याद रखना।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेस, यानी कि नीचे वाले फेस की बात कर रहा है, तो ये तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे काई 1 है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड फेस। सिमिलरली काई 2 है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट 2 इन लिक्विड फेस। क्या फॉर्मूला है? P1 अपॉन P1 नॉट, P2 इज इक्वल्स टू काई 2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P2 नॉट, जहाँ पे अगेन P1 वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर फॉर्म, P2 वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 और P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर फॉर्म व्हेन इट इज प्रेजेंट अकेला, राइट। चलो ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से एक बारी लिख के याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन डज राउट्स लॉ, अभी देखा था हमने P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू काई 1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू काई 2 बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ भी देखा था, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट इंटू काई ऑफ G। तो देखो अभी हमने लिखा था हेनरीज लॉ, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, लेट अस से मैंने उस गैस को सोल्यूट बोल दिया, P2 बोल दिया, इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सिमिलरली अगर मैं राउट्स लॉ लिखूं तो मैंने लिखा था अभी बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू काई 2, राइट। अब देखो ये पार्शियल प्रेशर सेम है, ये काई 2 सेम है, मोल फ्रैक्शन। जब ये KH इस P2 नॉट के इक्वल हो जाएगा तो ये राउट्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का। तो सिंपल सा आंसर है हमारा व्हेन KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू P2 नॉट, तो ये हमारा राउट्स लॉ स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का। सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है बच्चों एक क्वेश्चन में कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, देखो प्योर लिख रखा है, प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, यानी कि हमें प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर गिवन है। चलो नोट कर लेते हैं इसको। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, अब मैं A लिख दूं या 1 लिख दूं, बात एक ही है। इन प्योर फॉर्म कितना दे रखा है? दे रखा है 450 mmHg। सिमिलरली हमको दे रखा है बच्चों P2, या 2 लिख दो या फिर B लिख दो, मैं A B यूज कर रहा हूं तो मैं B लिख रहा हूं। PB नॉट इज इक्वल्स टू 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। अब ये कह रहे हैं फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, कह रहे कंपोजिशन निकालो लिक्विड मिक्सचर की, यानी कि अमाउंट निकलवा रहा है कंपोनेंट 1 का एंड 2 का इन लिक्विड फॉर्म। अभी हमने फॉर्मूला देखा था पीछे। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, यानी कि PT गिवन है, PT इज गिवन एज PT इज इक्वल्स टू 600 mmHg, राइट। और कह रहा है साथ ही में ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस, यानी कि वेपर फेस में भी कॉम्पोजिशन निकालो दोनों कंपोनेंट की। अब देखो क्या क्या निकलवाया उसने हमसे। टू फाइंड, सबसे पहले निकलवाया फाइंड द लिक्विड मिक्सचर, यानी कि फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन अमाउंट ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, यानी कि वी हैव टू फाइंड काई 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड काई 2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। ये दोनों चीजें निकाली और साथ साथ में उसने बोला है कि कॉम्पोजिशन में निकालो वेपर फेस में, यानी कि वी ऑल्सो हैव टू फाइंड y1 और y2, राइट। ये दोनों भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। अब क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने A और B का टर्म यूज करा है तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, काई A एक ही बात है, काई B इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। सिमिलरली मुझे यहाँ पे y1 की जगह क्या लिख देना है, ya, और y2 की जगह क्या लिख दूंगा, yb, राइट। अब ये सारी चीजें निकालनी है। अब एक एक करके इनको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा बच्चों काई बी, राइट। अभी हमने टोटल वेपर प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, वी नो। अब बोलोगे P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, और 1 की जगह मैं लिखूंगा A प्लस P2 नॉट की जगह मैं लिखूंगा PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू काई ऑफ B, यानी कि काई 2। देखो अगर भूल गए हो तो ये रहा ये फॉर्मूला, ये रहा PT इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काई 2। बस 2 की जगह मैंने B लिख दिया और 1 की जगह A लिख दिया, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन था, P टोटल कितना दे रखा है, 600,
इज इक्वल टू पी ए नॉट कितना दे रखा है 450 प्लस पी बी नॉट कितना दे रखा है 700 700 माइनस पी ए नॉट इज गिवन एज 450 और काई बी हमको निकालना है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया 600 इज इक्वल टू 450 प्लस 700 में से 400 गए तो कितने बच गए 250 इंटू काई बी, राइट। अब ये 450 को उधर भेज दो, 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 250 इंटू काई ऑफ बी, राइट। अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे 150 250 इंटू काई बी, राइट। चलो काई बी फाइंड करते हैं। काई बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया 3/5, इसका आंसर आ जाएगा 0.6, यानी कि काई बी हमें मिल गया है 0.6। अब जब काई बी मिल गया तो काई ए तो निकाल सकते हो यूजिंग दिस रिलेशनशिप, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है और काई बी आपको पता चल गया 0.6 है, तो आप काई ए निकाल सकते हो। काई ए इज इक्वल टू काई बी 1 माइनस 0.6, कितना आ गया काई ए 0.4, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब बचा हमारा वाई ए एंड वाई बी। चलो ये निकालते हैं बच्चों, वाई ए एंड वाई बी। इसको निकालने का भी हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पीछे, वाई ए और वाई बी को, यानी कि वाई वन और वाई टू को निकालने का। वाई वन इज इक्वल टू होता है पी वन अपॉन पी टी एंड वाई टू इज इक्वल टू होता है पी टू अपॉन पी टी। चलो यहाँ निकालते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाई वन, अब मैंने ए लिया तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू पी वन की जगह मैं लिखूंगा पी ए और अपॉन पी टी, राइट। चलो अब देखो पी ए कहीं पर नहीं दे रखा है यहाँ पे, राइट। पीटी तो दे रखा है, कितना है पीटी 600, तो देखो लेकिन मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप पता है, अभी मैंने निकाला भी था, दैट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, यानी कि राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन है। अब पी ए निकाल लो यहाँ से, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट गिवन है हमारा 450 इंटू काई ए। काई ए अभी आपने निकाला है यहाँ पे, कितना है काई ए 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 180। तो देखो पी ए आ गया, ऊपर रखो 180 और नीचे रखो टोटल वेपर प्रेशर यानी कि 600, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 60, 3/10 आ गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 0.3, राइट। सिमिलरली वाई बी निकाल लो, वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी। अगेन पी बी नहीं पता, यूजिंग द रिलेशनशिप दैट इज ऑफ राउट्स लॉ निकाल लो पी बी। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई ऑफ बी, और काई बी आपने निकाला था 0.6। चलो निकालो, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, पी बी नॉट कितना दे रखा है, पी बी नॉट इज गिवन है 700 इंटू 0.6, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 420। चलो रखो यहाँ पे पी बी कितना आ गया 420, पी टोटल है 600, 0 से 0 कैंसिल, 6 7 ज़ा 42, 6 10 ज़ा 60, तो 7 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 0.7। तो ये आ गए आपके चारों आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बच्चों हमको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। जस्ट लाइक इन क्लास 11th यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट आइडियल गैसेस, राइट। आइडियल गैसेस आइडियल कब कहलाती है, जब वो सारे गैस लॉज को फॉलो करती है। सिमिलरली ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं एज आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो यू विल राइट इट फॉलोज राउट्स लॉ। ये किसको फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली राउट्स लॉ को। अब जब राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई वन एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू काई टू। लेकिन ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन। तो मैंने लिखा है P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई वन एंड P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट इंटू काई टू, राइट। सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशन में ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा एंड पांचवा, राइट। यहाँ पे कह रहा है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। यहाँ डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी, राइट। याद रखना आइडियल सॉल्यूशन में जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा 0 होता है, राइट। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कभी हम दो सॉल्यूशन को या दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे होते हैं, उन दोनों को मिलाने के लिए या तो हीट देनी पड़ती है या फिर उसमें से हीट इवॉल्व आउट होती है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में ना हमें हीट देनी पड़ती और ना ही उसमें से हीट निकलती, इसीलिए हम कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, राइट।
यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपस में मिलाने के लिए या तो हमें हीट देना पड़ेगा या फिर उसमें से हीट निकलेगा, इसीलिए हमने लिखा है डेल्टा एच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो होता है। लेट अस से आपने क्या करा, आपने दो कंपोनेंट्स लिए, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ये भी आपने 10 ml लिया और ये भी आपने 10 ml लिया, और इन दोनों कंपोनेंट्स को आपने एक बड़े से बीकर में मिलाया। जैसे एक बड़े से बीकर में मिलाया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, 20 ml। तो जब आप आइडियल सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हो तो एग्जैक्टली 20 ml ही आता है, मतलब ना ही वो वॉल्यूम उसका घटता ना ही रिजल्टिंग वॉल्यूम बढ़ता, इसीलिए हमने लिखा है दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन नॉन आइडियल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने वो दो कंपोनेंट्स मिलाए जो कि 10-10 ml थे, तो हो सकता है कि वो जो वॉल्यूम है या तो घट जाए, 19.9 हो जाए, 19.8 ml हो जाए, या फिर बढ़ जाए, 20.1 ml हो जाए या 20.2 ml हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसके एग्जांपल्स की बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो यू कैन राइट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड टोल्यूइन, और बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने की ये ट्रिक है कि याद रखना ये सिमिलर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, आसपास के रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे, वो होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल में जस्ट अपोजिट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि देखो एथेनॉल, वाटर, दोनों अपोजिट है, नॉन आइडियल के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि देखो एसिड, HNO3, वाटर, ये भी दोनों क्या है, अपोजिट है। ये किसके एग्जांपल्स की कैटेगरी में आएंगे, नॉन आइडियल की, राइट। तो ये एग्जांपल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इनको एग्जांपल्स को देख लेना, राइट। अब ये देखो, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू 2 मोर कैटेगरीज, जिसका नाम है सबसे पहला द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड द सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और यही है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन की क्या होती है, राइट। सबसे पहले मैंने लिखा है डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, एंड इसमें लिखा है डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अब आपको पता है एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन को, एंडोथर्मिक को अगर समझें तो आप कह सकते हो, अगर हमें किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए बाहर से हीट देना पड़ रहा है तो वो प्रोसेस कहलाएगा एंडोथर्मिक। लेकिन अगर उन दो सॉल्यूशन को मिलाने के बाद उसमें से हीट निकल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, राइट। तो याद रखना, ये जो पॉजिटिव वाला है इसका डिसोल्यूशन यानी कि मिक्सिंग का प्रोसेस एंडोथर्मिक रहता है, एंड नेगेटिव डेविएशन वाले का डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहता है। इसमें हीट देनी पड़ती है और इसमें हीट निकलती है, राइट। अब देखो, ये बहुत सारी बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी एक ट्रिक याद रखना। क्या याद रखनी है आपको, सिर्फ पेन, आपको याद रखना है पेन, PEN, पेन, राइट। यहाँ पे P का मतलब है पॉजिटिव एंड EN का मतलब है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस इसका एंडोथर्मिक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे याद रखना है नेगेटिव डेविएशन के लिए नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, N का मतलब है नेगेटिव और EXT का मतलब है बच्चों एक्सोथर्मिक। तो याद रखना नेगेटिव डेविएशन का डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अब राइट, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा H है, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक हीट दे रहे हो, मतलब जैसे कोई आपके पर्स में पैसा देगा तो आप प्लस हो गए, और अगर आपके पर्स से कोई पैसा निकाल लेगा तो आप नेगेटिव में जाओगे यानी कि माइनस में जाओगे। तो जब आप हीट दे रहे हो तो हमेशा डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगा। ये तो नाम में भी लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव देखो, यहाँ उल्टा होगा, जब हीट बाहर निकल रही है यानी कि पर्स से पैसा बाहर जा रहा है तो यू विल गो इन माइनस नेगेटिव। तो यहाँ डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है, एंड डेल्टा V इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट। यहाँ पे याद रखना है जो AA इंट्रैक्शन है एंड BB इंट्रैक्शन है वो ग्रेटर होती है किससे, AB अट्रैक्शन से। मतलब यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है। अब ऐसे बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो AA अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे मॉलिक्यूल्स और BB अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप इनको आपस में मिला दोगे तो वो कौन सी अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, AB अट्रैक्शन। तो याद रखना है AA एंड BB अट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होती है AB अट्रैक्शन से इन पॉजिटिव डेविएशन, वेयरएज नेगेटिव डेविएशन में AA एंड BB अट्रैक्शन हमेशा लेस होती है देन AB अट्रैक्शन, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट इंटू Chi1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट इंटू Chi2। यहाँ पे लिखेंगे P1 इज लेस देन P1 नॉट इंटू Chi1 एंड P2 इज लेस देन अगेन P2 नॉट इंटू Chi2। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स में आते हैं मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एंड इसके एग्जांपल्स में आते हैं मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, राइट। यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी फ्रेम करता है, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा
और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, जरा ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। देखो ये रही हमारी ट्रिक। कह रहे हैं टू आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए कि टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड विच वन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, और दो बातें आपको ये याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, इफ अ सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, इफ अ सॉल्यूशन हैज, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर CH2 है यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड है, या फिर CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर वो कंटेन कर रहा है एल्कोहल को, एनी ऑफ द एल्कोहल को, तो वो शो करेगा बच्चों हमेशा पॉजिटिव डेविएशन। ये याद रखना, राइट। अगर हमारे पास, पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, इफ अ सॉल्यूशन हैज, या तो वहाँ पे कोई एसिड हो या फिर वाटर हो, तो वो ऐसा वाला सॉल्यूशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, राइट, नेगेटिव डेविएशन, राइट। 99% ये आपकी ट्रिक काम कर जाएगी, राइट। तो ये दोनों ट्रिक याद रखना। अगर कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 या अल्कोहल है तो वो सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, राइट। सिमिलरली अगर वहाँ सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड है या फिर वाटर है तो वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन को, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, राइट। आप बोलोगे एजियोट्रॉप्स ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं जो कि सेम टेम्परेचर पे वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 लिक्विड मिक्स है, और मैं बोलूँ इन दोनों को सेपरेट कर दो, तो आप बोलोगे सर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट वी कैन सेपरेट देम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और उनको बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर सिंपल डिस्टिलेशन हम अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने लिखा बाइनरी मिक्सचर दैट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर at a given pressure and shows the same concentration and composition in both the liquid and vapor phase, right। यहाँ से बहुत डेसर बड़ी बात मैंने बोर्ड्स में देखा है, वो एक लाइन लिख कर देता है, अगेन जो मैंने बोल भी दी है कि एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसको, इस लाइन को अच्छे से मार्क कर लेना कि भाई एजियोट्रॉप्स को हम ना ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और ना ही सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, राइट। अब देखो एजियोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। याद रखना मैक्सिमम वाले वो होते हैं बच्चों जो ऐसे सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सिमिलरली बात करें सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, राइट। अब देखो यहाँ से भी MCQ क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, तो इसके लिए भी अगेन मैंने एक ट्रिक बना रखी है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम की, तो आप इसको याद रखना ऐसे मैगजीन से, राइट, जो गन में होती है ना मैगजीन, वो वाली, राइट। यहाँ आपको MAXI मैगजीन से याद रहेगा मैक्सिमम, एंड N से याद रहेगा नेगेटिव डेविएशन, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। एंड सिमिलरली यहाँ इसको याद रखना एक कार्टून करेक्टर से जिसको बोलते हैं मिनिप, राइट। मिनी से आपको याद रहेगा मिनिमम, एंड P से आपको याद रहेगा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव। और नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन को आपको अच्छे से पहचानना आता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, राइट। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन, ये जो नीचे लिखा हुआ है MCQ, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जैसे मैंने बताया मैक्सिमम के लिए आप क्या याद रखना, मैगजीन, राइट। यानी कि मैक्सिमम वाला कौन सा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन को पहचानने की ट्रिक क्या थी, अगर वहाँ पे एसिड होगा या वाटर होगा तो आप पहचान लोगे कि वो शो करेगा हमारा नेगेटिव डेविएशन, एंड वो किसका एग्जाम्पल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। तो देखो कार्बन डाइसल्फाइड अभी बताया था पीछे, ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। बेंजीन टोल्यूइन ये तो नॉट इवन अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, राइट। HNO3 देखो एसिड आ गया और वाटर का कॉम्बिनेशन आ गया, और एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कौन सा शो करता है डेविएशन, नेगेटिव। और आपको पता है मैक्सिमम बॉइलिंग वाले क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो करेक्ट आंसर हो गया C। सिमिलरली देखो एथेनॉल और एसीटोन, देखो एथेनॉल एल्कोहल आ गया, तो अगेन ये कौन सी डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, राइट। चलो आगे बढ़ता है। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के। जैसे जैसे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाओगे, मीनिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी। पूरे क्लास 12th एनसीईआरटी में सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, बाकी कोई नहीं है। चारों को एज इट इज याद कर लेना। पहली है RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो देखो इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहला RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू काई बी, जहाँ पे PA0 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म, माइनस PA यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A अपॉन PA0 अगेन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म इज इक्वल्स टू काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पे A की जगह S लिख लेना और यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू काई 2, राइट। जहाँ पे PA का नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म एंड PS का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PA0 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A अगेन इन प्योर फॉर्म एंड काई 2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। चाहो तो इस काई 2 को भी और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, कैसे? ऐसे W2 बाई M2 इंटू M1 अपॉन W1, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे S कर लेना, राइट। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है KB इंटू स्मॉल m। डेल्टा TB हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे KB होता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट जिसको एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये स्मॉल m होता है हमारा मोलालिटी जिसको एक्सपेंड आप कर सकते हो अगेन, राइट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, इज इक्वल टू KF यानी कि हमारा मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड स्मॉल m है हमारा मोलालिटी अगेन, राइट। चौथा वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे C का मतलब होता है अगेन द कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलारिटी, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है हमारा टेम्परेचर, राइट। अब देखो यहाँ से बड़ी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कमेंट करके बतानी है। एक तो आपको KB यानी कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट कमेंट करनी है। सिमिलरली आपको KF यानी कि क्रायोस्कोपिक की यूनिट कमेंट करनी है, और साथ ही साथ में ये जो R का वैल्यू है, ये R का वैल्यू कहाँ कौन सा वाला यूज़ करोगे, 0.0821 कहाँ यूज़ करोगे और 8.314 इंटू 10 की पावर 3 कहाँ यूज़ करोगे, दोनों कमेंट करके बता दो। ये तीनों कमेंट ज़रूर करने हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी कि वेपर प्रेशर गिवन है प्योर वाटर का 298 केल्विन 23.8 mmHg, यानी कि वेपर प्रेशर गिवन है प्योर वाटर का, और वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है, तो मैं लिख देता हूँ PA0 इज इक्वल टू 23.8 mmHg, राइट। कह रहे हैं 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया क्या होगा हमारा सॉल्यूट, तो W2 गिवन है कितना 50, राइट। और यूरिया का फॉर्मूला भी लिख रखा है NH2CONH2, और आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का मोलर यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, वरना कैलकुलेट करके देख लेना। इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, 850 ग्राम वाटर दे रखा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 850। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, यानी कि हमको कैलकुलेट करना है PS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ में कह रहा है एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग भी कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको कैलकुलेट करना है बच्चों PA0 माइनस PS अपॉन PA0, यानी कि ये कैलकुलेट करना है। ये पूरी टर्म का मतलब है रिलेटिव लोवरिंग, राइट। चलो देखो अभी तो फॉर्मूला देखा था, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो आप लिखोगे वी नो, क्या पता है फॉर्मूला क्या होता है P10 माइनस PS अपॉन P10। अब 1 लिख लो या A लिख लो, एक ही बात होती है, इज इक्वल टू काई 2 लिख लो या काई B लिख लो। अब देखो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके वही लिख देता हूँ P10, कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
ए लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ लिख देंगे काई बी, चलो इसको ए ही रहने दो, इसको बी कर लो, डब्ल्यू बी एम बी, राइट, और इसको कर लेना डब्ल्यू ए, और ये बाकी सही हो गया, राइट। अब देखो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी। अब इस काई बी को खोलते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी। काई बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू एम वन अपॉन W1। सारी वैल्यूज गिवन है, रिलेटिव लोवरिंग, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग आपका निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं, इज इक्वल टू W2 कितना, W2 इन द सेंस, अगेन मैंने W2 यूज कर दिया, WB यूज करते हैं क्योंकि हमने A और B की टर्म्स में लिखा हुआ है, यानी कि MA अपॉन WA। ठीक, चलो लिखते हैं WB कितना है, WB इज गिवन एज 50, MB यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 60, इंटू MA यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन था, वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, अपॉन WA यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 850। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, और ये आ जाएगा 5 5 3 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 3 18, 6 10 60, अब कुछ नहीं कटेगा तो लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 170। चलो डिवाइड करते हैं और आंसर लाते हैं। 3 को डिवाइड करना है 170 से, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाया और 0 बढ़ाया, 1 टाइम्स में जाएगा 170, कितना बचेगा 130, 130 पॉइंट लगाया, फिर से 0 बढ़ाया, अब ये जाएगा आपका लगभग 7 टाइम्स, तो ये आ गया 0.017। तो ये आ गया आपका रिलेटिव लोवरिंग, यानी कि इसका वैल्यू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कितना आ गया 0.017, राइट। अब यहीं से हम क्या करते हैं बच्चों, हमने उसने हमसे पी एस भी निकलवाया था, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकलवाया था। चलो निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अगेन मैं ए की टर्म्स में लिखूंगा, पी ए नॉट माइनस पी एस, ये निकालना है पी एस, अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई टू, और काई टू कितना निकाला अभी 0.017। पी ए नॉट कितना गिवन है, ये देखो पी ए नॉट दे रखा है 23.8 mmHg, तो मैं लिख रहा हूँ 23.8 माइनस पी एस जो मुझे निकालना है अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017। अब देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, तो आ जाएगा 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। अब देखो इस पूरी टर्म को मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाओ, तो आ जाएगा 23.8 माइनस 0.017 इंटू 23.8, और आ जाएगा पी एफ। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट योर आंसर अराउंड 23.39, और यूनिट क्या लगी हुई थी वहाँ पे mm ऑफ एच जी, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे mm ऑफ एच जी, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, यानी कि अकेले बेंजीन का दे रखा है। तो याद रखना जब अकेला होता है तो आप लिखोगे इसको एज टी बी नॉट, राइट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे टी बी नॉट इज इक्वल टू 353.23 केल्विन, राइट। अब वो कह रहा है व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, यानी कि W2 दे रखा है 1.80 ग्राम, वॉज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन में डिजोल्व करा है, यानी कि W1 दे रखा है आपको 90 ग्राम, राइट। रेज द बॉइलिंग पॉइंट, तो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन, यानी कि जब आपने इस बेंजीन के अंदर इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो यानी कि आपको दे रखा है TB, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 354.11 केल्विन। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि M2 निकलवा रहा है, M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साथ साथ में KB का वैल्यू दे रखा है दैट इज 2.53, KB इज इक्वल टू 2.53, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, राइट। ये देखो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे वी नो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, हाँ वी लिखेंगे वी नो, क्या पता है आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम होता है हमारा मोलालिटी। चलो इस मोलालिटी को खोलते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम, W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन
W1। ये रहा हमारा मोलैलिटी को निकालने का फॉर्मूला, राइट। अब देखो हमने डेल्टा टी बी नहीं निकाला था, चलो डेल्टा टी बी यहाँ पे निकाल लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, हमेशा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला होता है, यानी कि टी बी माइनस टी बी नॉट होगा, राइट। ये रहा टी बी 354.11 354.11 माइनस टी बी नॉट कितना दे रखा है 353.23 353.23। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर अराउंड 0.88। ठीक, चलो देखो अब डेल्टा टी बी मिल गया 0.88 इज इक्वल टू के बी गिवन था कितना 2.53 इंटू W2 मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन एज 1.80 अपॉन मोलर मास, यही तो हमें निकालना है, इंटू 1000 और W1 दे रखा है 90। चलो M2 को इधर ले जाओ और ये आ जाएगा 2.53 इंटू 1000 अपॉन ये 0.88 यहाँ आ जाएगा इंटू 90, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा 58 ग्राम पर मोल। सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट योर आंसर अराउंड दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एडवांटेजेस जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो याद रखना ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स, जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, और बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि वाइटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, उन बायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम रूम टेम्परेचर पे जिसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, एंड हायर टेम्परेचर पे जो पॉलीमर्स होते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। वेयर सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही एकमात्र ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे करे जा सकते हैं, वेयर जो बाकी की 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर परफॉर्म की जाती हैं। साथ साथ में हम इसमें यूज करते हैं द कॉमनली यूज कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलालिटी, जो हमने बाकी 2 में यूज करी थी, राइट। तो इसके एडवांटेजेस भी एक बार देख लेना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर रखा है इनटू 3 कैटेगरीज। तो याद रखना ये जस्ट अ कंपैरिजन है बिटवीन 2 सॉल्यूशन, मतलब इट इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन 2 सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सबसे पहला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बोलोगे ऐसे 2 सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड जो है हमारा आइसोटोनिक रहता है विद सलाइन सॉल्यूशन, यानी कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो बोलोगे ऐसे 2 सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन, ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लास्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यू विल से ऐसे 2 सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ इस टॉपिक को लिखने का पर्पस ये है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना ये जो ब्लड है हमारा किसके साथ आइसोटोनिक है, सलाइन सॉल्यूशन के साथ, राइट। दूसरा बोलेगा कि लेट अस से अगर मेरे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैंने ब्लड सेल को डाल दिया तो बताओ वो श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, ये आपको बताना है कमेंट करके, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, अगर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड सेल को इंट्रोड्यूस करा दिया यानी कि डाल दिया तो वो स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, यही आपको कमेंट करके बताना है, राइट। अदरवाइज मैं करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जितनी भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी इसकी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि दे आर यूज ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सोल्यूट है, इसमें जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त सोल्यूट यूज करते हैं वो ना ही वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल है ना ही वो अंडरगो करने चाहिए डिसोसिएशन, मतलब टूटने नहीं चाहिए, ना ही वो अंडरगो करने चाहिए एसोसिएशन। अगर वो सोल्यूट अंडरगो करेगा डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब वो टूटेगा यानी कि डिसोशिएट करेगा, या फिर वो जुड़ेगा यानी कि एसोशिएट करेगा, तो वहाँ पे हमें एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा जिसको हम बोलते हैं एज आई। तो ये लिमिटेशंस भी देख लेना। अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर,
जो मैंने बताया हमारा करेक्शन फैक्टर है, राइट। अगर हमारा सोल्यूट जो है वो डिसोसिएशन टाइप का, मतलब वो एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, मीनिंग वो डिसोसिएशन अंडर गो भी कर सकता है और एसोसिएशन अंडर गो भी कर सकता है, तब हम वहाँ पे एक करेक्शन फैक्टर लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं आई। नॉर्मली कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है उसमें आई लगा देना है। यहाँ पे ये अगेन इसको करेक्ट कर लेना, ये पी एस है, राइट। तो देखो सिर्फ क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई लगा देना है, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में आई इंट्रोड्यूस करना है, मतलब उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये रहा आई अगेन, और साथ साथ में याद रखना ये सारे फॉर्मूलाज हम वहाँ लगाएंगे जब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स वो अंडरगो कर रहा है डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, इन दोनों में से अगर वो अंडरगो कर रहा है दैट मीन्स वहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे एस आई, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली याद रखना आई को कैलकुलेट करने के भी हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, ये रहा एक और इसमें रहे 2। सबसे पहला है जो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करोगे, I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सिमिलरली I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और या फिर I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाली, तो इसके लिए 2 एग्जाम्पल्स बताता हूँ। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, और जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डालोगे तो ये डिसोशिएट कर जाएगा Na+ में एंड Cl नेगेटिव में, यानी कि स्टार्टिंग में कितने पार्टिकल्स थे 1, बाद में कितने पार्टिकल्स हो गए 2, तो यानी कि इसका I का वैल्यू बदल जाएगा। अब देखो अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड के लिए मुझे I यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है तो कितने हो गए आफ्टर डिसोसिएशन 2, 1 2, और पहले कितने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, पहले कितने थे 1, तो I का वैल्यू आ गया 2, यानी कि I इज 2 फॉर दिस NaCl। सिमिलरली अगर मेरे पास लेट अस से 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटिक एसिड के, तो ये क्या कर जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं यानी कि एसोसिएट कर जाते हैं, और ये बना लेते हैं डाइमर, जुड़ के क्या बना लेते हैं डाइमर। तो देखो इसके लिए I का वैल्यू निकालूंगा तो नंबर ऑफ ये रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब जुड़ने के बाद कितने हो गए 1, ये अब 1 काउंट होगा, राइट। और जुड़ने से पहले कितने थे 2, तो इसके लिए I का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5, राइट। और साथ साथ में एक चीज़ ये भी याद रखना कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अंडरगो करते हैं डिसोसिएशन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अंडरगो करते हैं डिसोसिएशन, उनका I का वैल्यू हमेशा ग्रेटर आता है 1 से, I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अंडरगो करते हैं एसोसिएशन, उनका I का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है, राइट। एंड ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ना ही अंडरगो करते डिसोसिएशन और ना ही अंडरगो करते एसोसिएशन, उनका I का वैल्यू हमेशा 1 आता है, राइट। तो ये भी रीजन असर्शन के लिए याद रखना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो याद रखना ये I भी, ये जो I के अभी 3 फॉर्मूलाज देखे, ये भी तभी अप्लाई कर सकते हो जब अल्फा इज इक्वल्स टू 100% हो, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं वो सारे के सारे या तो डिसोसिएशन अंडरगो कर जाएं या सारे के सारे एसोसिएशन अंडरगो कर जाएं। जैसे कि अगर मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स NaCl के लिए होते तो 100 के 100 डिसोशिएट कर जाते इनटू Na+ एंड Cl नेगेटिव, तब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूलाज लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए NaCl के, वो सारे नहीं टूट रहे, सिर्फ 70 टूट रहे हैं या 60 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं या 80 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, तो अब आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा अल्फा दिस। तो हमने यहाँ से 2 फॉर्मूलाज ड्राइव करे हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन I एंड अल्फा। I को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों I इज इक्वल्स टू 1 + n-1 अल्फा, जहाँ पे अल्फा का मतलब होता है, ये अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है, 10%, 20%, 80%, तब हम ये यूज़ करेंगे, राइट। साथ ही साथ में याद रखना ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये आप यूज़ करोगे फॉर मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिसोसिएशन, ये वहां लगाओगे बच्चों जहां जो मॉलिक्यूल अंडरगो कर रहा है डिसोसिएशन, जहां पे ये N जो है, ये जो N है, इस N का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर
डिसोसिएशन। सिमिलरली ये जो नीचे वाला फॉर्मूला दैट इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन एन माइनस 1 अल्फा, ये आप यूज करोगे फॉर दो सोल्यूट फॉर मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन। ये वहां यूज करोगे जो मॉलिक्यूल अंडरगो कर रहे हैं एसोसिएशन। जहां पे ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, राइट। अब देखो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा और कहाँ हमें इन्हें एग्जैक्टली यूज करना है। तो देखो ये रहा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कैलकुलेट आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर व्हेन एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH इज 10% डिसोशिएटेड। कह रहा है आई का वैल्यू निकालो जब हमारा एसिटिक एसिड है जो सिर्फ 10% डिसोशिएट हुआ है यानी कि 10% टूटा है, राइट। तो देखो हमें पता है कि जो एसिटिक एसिड होता है यानी कि CH3COOH होता है, जब ये डिसोशिएट करेगा तो ये टूटेगा एसीटेट आयन में यानी कि CH3COO नेगेटिव में और H प्लस में, राइट। लेकिन कितना टूटा है, सिर्फ 10%। तो आई का वैल्यू निकालेंगे यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे द फॉर्मूला फॉर सोल्यूट विच इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, यानी कि ये पहला वाला फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, जहाँ पे अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कितना परसेंट वो टूटा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखो पहले कितने थे 1, बाद में कितने हो गए 1 प्लस 1 2, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 और ये 10%, परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। जब इसकी डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1, तो लिखोगे आई इज इक्वल टू 1 प्लस और ये कितना बचा 1 इनटू और ये 0 कैंसिल ही आ जाएगा 0.1। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 1 प्लस 0.1, तो यू विल गेट योर आई वैल्यू एज 1.1। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों लास्ट पीपीटी का पेज है हमारा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड हमें पता होना चाहिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई के, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर के, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आप इन चारों मॉलिक्यूल्स का आई का वैल्यू पता लगा लो, अज्यूमिंग दैट जो अल्फा है यानी कि 100% है, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये 100% डिसोशिएट कर रहे हैं, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि किस कंपाउंड का या किस मॉलिक्यूल का हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, राइट। जब देखो ये NaCl टूटेगा तो ये टूटेगा Na प्लस में एंड Cl नेगेटिव में। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, 2, राइट, आफ्टर डिसोसिएशन। आई का वैल्यू निकाल लेना। ये टूटेगा Al3 प्लस में और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एल्यूमिनियम के, और ये टूटेगा SO4 2 माइनस में और कितने, 3, टोटल मॉलिक्यूल्स 5, राइट। यानी कि आई का वैल्यू आ जाएगा इसका 5। ये K2SO4 कैसे डिसोशिएट करेगा, K प्लस में 2 है और SO4 2 माइनस में, कितने हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3। सिमिलरली AlCl3 कैसे टूटेगा, Al3 प्लस में प्लस Cl नेगेटिव में और 3 आयन से कितने हो गए 4, राइट। यानी कि मैंने अज्यूम करा है अल्फा इज इक्वल टू 100% और ये पहला वाला फॉर्मूला लगाया है आई कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ, ये वाला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो यहां से मैंने इसको यूज करके आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब जब मुझे आई का वैल्यू पता चल गया सबका, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, एंड मुझे ये रिलेशनशिप पता है दैट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो मैं कह सकता हूं द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि सबसे ज्यादा आई का वैल्यू यही शो कर रहा है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट आई वैल्यू। यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप आपको याद रखना है दैट आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, राइट, डाइल्यूशन के। मतलब जो सोल्यूट जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा उसकी सबसे ज्यादा आई वैल्यू होगी। अभी वो ये विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट आई वैल्यू, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के। जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा उतना ज्यादा उसका आई वैल्यू होगा। अब जरा इसका आंसर भी कमेंट में बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से हमने वन शॉट खत्म कर लिया बच्चों द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री जिसका नाम था सॉल्यूशन।
अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, किसका वन शॉट चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।